नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। रवीश कुमार ने एक शब्द क्या निकाला, गोदी मीडिया। हर एक जगह लानत मनानत होने लगी। जो अच्छा काम कर रहा है, जो बुरा काम कर रहा है, लोग पूछते हैं तुम गोदी मीडिया वाले हो या गैर गोदी मीडिया वाले हो। गोदी मीडिया मतलब सरकार की चरणों में बैठने वाली मीडिया। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। आशिकी भरा गाना ये जो है ये मीडिया के लिए साबित हो रहा है। जो सरकार कहे वही गोदी मीडिया कहेंगे और जो सरकार नहीं चाहे वो गोदी मीडिया नहीं कहेंगे। मीडिया में तरह तरह के नमूने आ गए हैं। कुछ 2000 के नोटों में चिप ढूंढते हैं, माइक्रो चिप ढूंढते हैं। कुछ बताते हैं कि जमीन के अंदर नोट गड़ा होगा तो ऊपर से वायरलेस से पता चल जाएगा मोदी जी को कि नोट कहाँ है। कुछ लोग अपना ज्ञान बताते हैं कि जो डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर रहा है उससे देश को बहुत कामयाबी मिलने वाली है, जितना रुपया गिरेगा उतना हमारा फायदा होगा। तो ऐसे ऐसे महान तर्क वालों से कुतर्क वालों के लिए नाम पड़ गया गोदी मीडिया। फिर उद्योगपतियों को लगा कि ये धंधा अच्छा है, मीडिया माहौल बनाता है, तो अपने अंबानी भैया अडानी भैया को लगा कि क्यों ना हम भी मीडिया के क्षेत्र में हाथ आजमाएं। भाई लोग कूद पड़े, चैनल खरीद लिए, अखबार खरीद लिए। और फिर जो अंबानी जी का चैनल था वो दिन रात हिंदू मुसलमान के फसाद खड़ा करने, तनाव बढ़ाने में जुट गया। आप उनके थंबनेल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या पत्रकार हैं या दंगाई हैं। ये समाज के बीच में प्यार बढ़ाने वाले हैं या नफरत बढ़ाने वाले हैं, ये कैसे लोग हैं। और आप कल्पना नहीं करेंगे कि मीडिया में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो समाज के अंदर भाईचारा बढ़ाने की जगह नफरत फैलाते हैं। तो जाहिर है आपके मन में उनके लिए घृणा पैदा होगी। यही कारण है कि जहां पे एक दौर में मीडिया का बड़ा सम्मान हुआ करता था, समाज उनको बड़े अच्छी दृष्टि से देखता था, कहीं चले जाएं तो लोग बड़े सम्मान से कहते थे आइए पत्रकार साहब। आजकल सड़कों पे गाली देते हैं, नारेबाजी करते हैं। देश की बड़ी बड़ी एंकर को हमने किसान आंदोलन से लेके बिहार के मूवमेंट तक देखा है, जहां भीड़ उनका माइक देख के, उनके चैनल का माइक देख के उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी है। ठीक नहीं है ये, लेकिन अच्छी बात यह है हिंसक नहीं होती, बस नारे करके अपना विरोध जताती है और कहती है कि गोदी मीडिया वापस जाओ। अब तक ये देश में होता था, लेकिन अब ये खेल के मैदान पर भी होने लगा। वर्ल्ड कप चल रहा था और कुछ चैनलों की टीम पहुंच गई और उसके बाद चैनलों पे ज्योतिषी बिठाए जाने लगे। 10-10 ज्योतिषी बैठ के ऐलान करने लगे कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी। और टीवी चैनलों के एंकरों ने तो हद कर दी, थंबनेल लग गया कि मोदी जी दिलाएंगे वर्ल्ड कप। बड़े बड़े चैनल, देश के बड़े बड़े चैनल, आज तक जैसे चैनल थंबनेल लगा रहे हैं मोदी जी वर्ल्ड कप दिखाएंगे। मान लो विराट कोहली नहीं, मोदी जी वहां पे जाके बैटिंग करेंगे। मीडिया का ये रूप देखकर आप शर्मिंदा हो सकते हैं। अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप दर्शक हैं, तो आप अपने माथे को ठोक सकते हैं, लेकिन ये एक सुनियोजित साजिश है। और इसी क्रम में जब मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, ऑस्ट्रेलिया के मैदान में जी टीवी का एंकर एक जनता से पूछने लगा, तो एक स्मार्ट आदमी ने माइक से कहा ये लाइव हो रहा है ना। पहले उसने पुष्टि करी कि ये बीच में काट तो नहीं देंगे, और जब उसने कहा हाँ लाइव हो रहा है, तो उन्होंने कहा कम से कम यहाँ हिंदू मुसलमान का फसाद मत खड़ा करना। तो जाहिर है पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी है कि गोदी मीडिया चाहती क्या है। तो क्या कारण है कि इतनी लानत के बाद, इतनी बेशर्मी के बावजूद भी गोदी मीडिया सुधरने को तैयार नहीं है। ये समझने की कोशिश करेंगे मीडिया का क्या खेल है। हमारे साथ आज वो लोग मौजूद हैं जिनको आप हमेशा सुनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश पाठक। बहुत बड़ा नाम पत्रकारिता की दुनिया में, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं। वो करमबीर टाइम के चीफ एडिटर हैं। मुंबई से धनंजय कुमार, एक ऐसा पत्रकारिता का नाम जो फिल्म स्क्रिप्ट से लेकर पत्रकारिता की दुनिया में भूचाल मचा चुके हैं। बहुत अच्छा पत्रकार, बहुत अच्छे लिखते बोलते हैं। दिल्ली के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनको पूरे देश और दुनिया आजकल बहुत मुखर होकर सुनती है। मैं खुद उनका व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूँ। कहीं और बोलते हैं तो मैं भी जाके उनके यूट्यूब पे सुनता हूँ। हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण जी जब हमारी डिबेट में टाइम देते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों के बड़े भाई, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आनंद वर्धन सिंह जी, उनका यूट्यूब चैनल देखिए आप, ज्ञान की बौछार मिलेगी आपको। कई किताबें लिख चुके हैं और बहुत बौद्धिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं। तो इतना खास पैनल मेरे साथ है, हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण, ये आनंद जी ने बहुत मजेदार बात कह दी कि ये फिक्स था, लेकिन इन बिचार पहले फिक्स था तो मुझे तरस अब उन पे ज्यादा, उन 11 जोशियों पे ज्यादा आ रहा है। पैसे कमाए इन्होंने और फजीयत हो गई उनकी, और चैनल की अलग।
लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण, बड़ी समस्या इस बात की है, क्या अब बड़े-बड़े चैनलों को अपनी साख का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है? आपने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए मीडिया की इंडस्ट्री में आके, इंडस्ट्री बन गई है, अब उद्योग बन गया है। अब यहाँ पे अंबानी आते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, तो ये भी एक उनका इवेंट है, पैसा कमाने वाला ज़रिया है। लेकिन जो पत्रकार हैं, विशुद्ध पत्रकार हैं, और मैं ये मानता हूँ चैनलों में भी हैं, अच्छे पत्रकार हैं। क्या नौकरी की चाहत, मजबूरियाँ उनको मजबूर करती है कि ऐसे चैनलों में रहें वो, जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया में भी खड़े होके कह रहा है कि तुम तो दिन भर हिंदू मुसलमान की नफ़रत फैलाते हो। या बड़े-बड़े लोग 2000 के नोटों में चिप ढूँढते रहें, सड़क पे आके लोग उनके खिलाफ नारे करते रहें। अंदर से कैसा लगता होगा इन पत्रकारों को? शुक्रिया संजय जी। वो एक कविता का पदबंध है कि उसकी बातों में सच नहीं होता, मेरा दोस्त भी अखबार जैसा है। क्या तो बात है! अब इस दोस्त को चाहे वो मीडिया का दोस्त बना ले या हमारा नेता, बहरहाल मीडिया के बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों की बात को मीडिया विशेषज्ञ के तौर पर ही माना जाए, और मैं तो बस एक मीडिया का दर्शक हूँ, जिससे प्रभावित होता हूं। मैं केवल उसी लिहाज से अपनी बात कह रहा हूं। पहली बात ये कि आपका टाइटल बड़ा दिलचस्प है कि विदेशों में भी इस भारतीय मीडिया का किस तरह से छीछालेदर हो रही है। पता नहीं, विदेश में नाम तो हो रहा है, अब ये नाम किस रूप में हो रहा है ये देखने की बात है। और जिस संदर्भ बिंदु को आपने लिया है संजय जी, और सोचिए ना, वो मुश्किल से 20 सेकंड या 30 सेकंड की क्लिप है। उस व्यक्ति ने जो कर दिया, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इतना स्पेस मिल जाए और कोई सटीक ढंग से सटीक बात बोल दी जाए तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है। पता नहीं लोग छिपाए नहीं छिप रहा होगा मुंह उन लोगों का। ये एक कमाल है, और इतना इतना लोकतांत्रिक तो हुआ है। पता नहीं जी न्यूज ने लाइव चला दिया तब तो वो चल गया। अब ये खोजना पड़ेगा कि उनके तहखाने में वो बचा भी है कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत देखिए, वो घर घर पहुंच गया। एक बात, अब मुझे लगता है, मैं जब एक विद्यार्थी की भूमिका में अपने लोकतंत्र को पढ़ता हूं, उसके एक हिस्से के रूप में मीडिया को पढ़ता हूं, राजनीति को पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि इन सब में एक 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 बात कॉमन है, और वो है साख, भरोसा। हम अपने राजनेता को 5 साल के लिए भरोसा देते हैं वोट के रूप में। उन्होंने हमारा भरोसा खो दिया है, और अब वो भरोसा जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, इवेंट मैनेज करते हैं। आनंद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा, इवेंट बन गया, सब कुछ इवेंट बन गया। भ्रम बना रहे कि हम एक लोकतांत्रिक समाज में, तो भ्रम बना रहे कि हम एक मीडिया को देख रहे हैं, लेकिन खबरें अब कोई और तय कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे सर हम लोग विश्वविद्यालय में हैं, विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हो, रजिस्ट्रार प्रिंसिपल की नियुक्ति हो, या कोई सामान्य ढंग से असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट कहीं और से बन के आ रही, तो केवल मीडिया के पत्रकारों को ही लिस्ट नहीं दी जा रही है, सबको दी जा रही है। जज वज को भी दी जा रही होगी, पता नहीं कंडेम्ड ऑफ कोर्ट न हो जाए ये सब। लेकिन सच तो यह है कि भाई फैसला इधर से उधर कैसे जा रहा है, भ्रम बना हुआ है। न्यायपालिका बहुत अच्छा काम। लक्ष्मण जी, लिस्ट तो दी गई थी, तभी जज साहब भी राज्यसभा में पहुंच गए, ऐसे लोग कहते हैं। मैंने इशारा ही बस किया। और एक समय में जब अरुण जेटली जी बड़े नेता हुआ करते थे, तो सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि ये जो इतना बड़ा ओहदा है सुप्रीम कोर्ट के जज का, इसे इसके बाद कोई पद नहीं देना चाहिए, वरना डिसीजन पे असर होता है। अब तो ऐसा लग रहा है पद पहले फिक्स हो जा रहे हैं, फिर कोई 2.5 महीने के लिए बन रहा है, कोई अपने आखिरी दिन तक ऐसे ऐसे फैसले दे रहा है कि बस अब मत पूछिए, कई सारे पद मिल जा रहे हैं। इसलिए मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं संजय जी, वो है साख की बात, और वो साख खो दी है भारतीय जनतंत्र ने। इस मुल्क के मेहनतकश कामगार आवाम के नजरों से अपनी साख खो दी है, और यही बात है मीडिया की। मान लीजिए मैं एक दर्शक हूं, मैं क्या खोजूंगा अपनी मीडिया में कि मेरे घर में जो महंगाई है उस पर बात हो,
मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरी शिक्षा पर बात हो, मेरे रोजगार पर बात हो, मुझे क्या हक मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है इस पर बात हो, मेरे ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसको कोई देखने वाला हो। लेकिन किससे मैं उम्मीद कर रहा हूं? जो सुबह 5 से 6 बजे तक वो पहले भक्ति गाने बजा रहा है, उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक वो ज्योतिष बताता है। कंप्यूटर दुनिया में आया तो वो चांद और तारे खोज रहे थे, हमारे यहाँ कंप्यूटर में पहली बार जन्म पत्री कुंडली बनना शुरू हो गई। तो देखिए ये जो विरोधाभास है, उसी टीवी चैनल से हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि अब सुबह वो कुंडली बताएगा तो शाम को क्यों नहीं बताएगा कि बच्चा तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं है, इसलिए महंगाई की मार झेल रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा नसीबों वाला प्रधानमंत्री मिला है। तो मीडिया दरअसल वहां से कैसे गाइडेड हो रहा है। और जब ज्योतिष बता रहे, अब ठीक है ये मैच था, मतलब पता नहीं इस देश में नेताओं की स्वस्थ होने से लेकर के पहले हवन वन चला करता था, और पता नहीं आप वरिष्ठ लोग हैं इस पे जरा बताइएगा, मैं सुनूंगा समझूंगा भी। हम लोग पढ़ते थे, मेरे पास एक किताब राजकमल से प्रकाशित हुई है, पीछे रैक में है, एसपी सिंह एक पत्रकार हुआ करते थे आज तक चैनल, और हम उन्हें पढ़ते हुए सोचते हैं कि वो कौन से पत्रकार थे भाई, सेकुलर डेमोक्रेटिक और बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच वाले पढ़ते थे। कमल ये तमाम लोग जो बहुत पहले से अब उत्तंड मारतंड से लेकर के आज तक सरोकार की पत्रकारिता। प्रेमचंद हमारे हिंदी के बहुत बड़े नाम हुए हैं। प्रेमचंद के पहले तक हिंदी की या साहित्य की परिभाषा ये होती थी कि साहित्य समाज का दर्पण है। प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के उद्घाटन वक्तव्य में कहा कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, वो समाज के आगे आगे चलने वाली एक मशाल है। और मैं इस बात से इतना प्रभावित होता हूं कि ये जितना भी कुछ है ना हमारे पास, मीडिया हो, मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का विद्यार्थी हूं, मैं जानता हूं कि मैं जिस मशाल के पीछे खड़ा होकर के यहां तक पहुंचा हूं, अब वो बर्बाद हो रही है और हो चुकी है। वैसे ही मीडिया है, वैसे ही तमाम चीजें। किस समाज का निर्माण करेंगे आप सोचिए, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर आप लगाएंगे कि और ये कोई सटायर नहीं था, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि मोदी को मोदी वाली चाल से परास्त कर दिया। अरे कल को तुमको सरकार बनाने को मौका मिल गया तो कहीं तुम छाप ना दो और कहते हैं 130 करोड़ लोगों का देश है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर हमला करते करते हम उनके जैसे हो जाएं। इसलिए मैं इस राजनीति के फेवर में नहीं हूं। अब सोचिए ये जो पूरी बहस हो रही है, और मुझे, आप वरिष्ठ लोग हैं, मैं अभी तो बहुत सीख रहा हूं, हमारी पीढ़ी में 5 साल 10 साल पहले धर्म इतना हावी था ही नहीं। कुल देवता हुआ करते थे, गांव की अपनी संस्कृति होती थी, शादी विवाह से लेकर के तमाम तीज त्योहारों में अलग किस्म से। और मैं आजकल भारत में कई जगह जाने का मौका मिल रहा है, माफ करिए, कोई यूनिवर्सल धर्म, कोई यूनिवर्सल खुदा, कोई भगवान नहीं है। सबके अपने अपने भगवान राम हैं, सबकी अपनी अपनी इबादत पद्धति है। आदिवासी नहीं मानते आपके धर्म को और आप उनको हिंदू बना रहे हैं। गांव में चले जाइए, दलितों के लिए कुल देवता अलग है, ओबीसी के किसान जातियों के लिए अलग है, तमाम लोग, और उसमें सब लोग जाते हैं। और हमने क्या किया, मीडिया से, राजनीति से एक आरोप कर दिया है कि धर्म का मतलब ये है, और इसलिए वो टीवी में बैठ करके वो ज्योतिष ये बोल रहे हैं। अब मैं एक आखिरी चुटकुला सुना के खत्म करूंगा, आपका चैनल तो इतना स्पेस देता है, तो बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद एक, मैं कई जगह ये सुना भी रहा हूं, एक आदमी 500,000 की पुरानी वाली नोट कहीं बैंक में जमा नहीं कर पा रहा था, तो सोचा भगवान को खुश कर लूं, जल्दी जल्दी गया मंदिर पे चढ़ाने लगा। और जब चढ़ाते जा रहा है तो अचानक बीच में एक व्यक्ति आया और कहा, अरे भाई ये नोट बंद हो गई, कहां चढ़ा रहे हो? उसने कहा, भगवान को थोड़ा ही पता है नोट बंद हो गई है। तो वो आदमी बीच में बोला कि अरे भगवान थोड़े ही नोट लेते हैं, जो लेता है उसको पता है। तो ये सब कुछ उस नोट का खेल है, और मुझे कोई भरोसा नहीं है कि क्रिकेट भी कोई निष्पक्ष खेल बचा है। और पत्रकार की साख तो इतनी खत्म हो गई है कि पता नहीं वो पत्रकार घर जाते होंगे तो क्या ही सुनाते होंगे, कैसे नजर में ला पाते होंगे। ये पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए सालों साल से संघर्ष से कमाए हुए अर्जित लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इसलिए इस मीडिया को जितना जल्दी हो इसकी साख और गिर जानी चाहिए, और ज्यादा इनको क्योंकि ये माफी नहीं मांगते। संजय जी, आपके चैनल पर आज अगर कोई गलत तथ्य हो जाए तो मुझे लगता है कल सबसे पहले आप लाइव आकर के कहेंगे कि मुझसे ये गलती हो गई और हम इसकी माफी मांगते हैं। किसने माफी मांगी कि नोट चिप और जमीन में गड़ी होगी? तो इसलिए साख नहीं बची है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पता नहीं ये ट्रिगरिंग अलार्म का समय है, कितना हम बचा पाएंगे मुझे पता है। शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। मैं तमाम मुल्कों में गया, किर्गिस्तान एक छोटा सा कंट्री है, और तो मैं वहाँ गया क्योंकि वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा मेडिकल के बच्चे पढ़ते थे।
तो मैं किर्गिस्तान में बड़ा, मेरे को बिश्केक में मैं गया, मेरा बड़ा मन था कि देखूं क्या कारण है कि भारतीय बच्चे वहां पे आते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, पूरी एक सड़क है, एक पार्क है, महात्मा गांधी का बड़ा सा स्टेचू है नीचे, उस पार्क का नाम महात्मा गांधी। मैं हैरान कि दुनिया के छोटे से कंट्री में आया, यहाँ भी महात्मा गांधी, अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में महात्मा गांधी। लेकिन बात सही कह रहे हैं, गोदी मीडिया के चैनल महात्मा गांधी को गाली देने के लिए फौज के अफसरों को बुलाते हैं। क्या क्या लग रहा है लक्ष्मण जी, कहाँ जाएगा देश? संजय जी देखिए, केवल मीडिया का मामला नहीं है, इस समय पूरे देश में अपड़ और कुपड़ लोगों का बोलबाला हो गया है। उन्होंने न ढंग से गांधी को पढ़ा, न जो है भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास को पढ़ा। मैं जब भी गांधी का जिक्र आता है, मैं अंबेडकर को याद करता हूं, भगत सिंह को याद करता हूं, लोहिया को याद करता हूं। और आप देखेंगे इन तीनों का गांधी से एक किस्म का झगड़ा है। अंबेडकर लड़ते हैं गांधी से, भगत सिंह लड़ते हैं, और उसके बाद लोहिया आखिरी में बड़ा झगड़ा रहता था। लेकिन मैं तीनों का रिश्ता जब देखता हूं गांधी से, भगत सिंह को तो चूंकि बहुत कम वक्त मिला, लेकिन फिर भी अंबेडकर जिनसे गांधी का एकदम 36 का आंकड़ा एक प्रश्न पर, उन दोनों का संवाद होता है। मेरे पास पुस्तक है, उस पर कभी ये देश पढ़ता नहीं ना। शुरू में गांधी एकदम एंटी खड़े हैं, और आखिरी में वही गांधी कहते हैं कि मैं अंतरजातीय विवाह में ही जाऊंगा, और अगला जन्म मिलेगा तो मैं कैसे महिला ढोने वाले घर में पैदा होना चाहूंगा। मैं भारत को यहां से देखना चाहता हूं। मैं जहां आलोचना करनी होगी, मैं गांधी की कहूंगा कि जाति वाले प्रश्न पर मैं अंबेडकर के साथ हूं। लेकिन आप गांधी को गोली मारना, गांधी को गाली देना नहीं बन सकता ये भारत इन सब विमर्शों के बिना। और आपके पूरे सांस्कृतिक इतिहास का पूरा निचोड़ ये विमर्श, शैव दर्शन में 2 दर्शन पदार्थवादी हैं, सांख्य और वैशेषिक। चारवाक और लोकायत आपके यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा, पढ़ते नहीं ये लोग। और यह सरकार या मीडिया जो सबसे खतरनाक काम कर रही है, वो इस देश में पढ़ने लिखने वाली पूरी संस्कृति को खत्म कर चुकी है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनमें आधे से ज्यादा भक्त हो गए, जो बचे हैं उनको बेइज्जत कर दिया गया, उनकी साख खत्म कर दी गई। वो बोलेंगे तो उनको अर्बन नक्सल और क्या क्या है। तुलसी का एक दोहा याद आता है, मेरा भक्ति आंदोलन पर पीएचडी है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मोहन, और अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। वक्त बदल गया है, और इसलिए इसका हिंदी रूपांतर कर दिया, कोई दर्शक समझ नहीं पाए होंगे। मतलब आप ये जो बारिश का समय आ गया है ना, मेढक की टर टर करेंगे, अब कोई सुरीली आवाज कोयल की नहीं सुनेगा। क्या क्या हो गया इस देश में, वक्त बदल गया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, वो कोयले जो खामोश हो गई, मैं उन्हें भी दोषी मानूंगा नहीं भाई, विपरीत परिस्थितियों में भी बोलना पड़ेगा। ये एक साहस तो हमें बनाए रखना होगा, एक स्पेस, एक कोना बनाए रखना होगा। हम सवाल इसी पैनल में बैठकर अगर इतने लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर गणेश को प्लास्टिक सर्जरी बताने वाला, नाली के गैस से चाय बनाने वाला, बादर से रडार काम नहीं करेगा वो कहने वाला, विवेकानंद से किसको मिलवा देने वाला, सिकंदर को बिहार तक पहुंचा देने वाला, पूरा इतिहास वेत्ता हमने प्रधानमंत्री बना दिया, मगरमच्छ को उठा के घर ले आने वाला, क्या भर दिया आपने इस देश में। तब मुझे याद आता भारत का संविधान, मैं अपने पीछे भारत का संविधान रखा रहता हूं, और उसका अनुच्छेद 51A वो कहता है कि हम अपने नए भारत में नए नागरिक जो बनाएंगे उनको वैज्ञानिक, तार्किक, चेतना संपन्न बनाएंगे। और आप क्या बना रहे हो, अंधविश्वास, कर्मकांड। अरे भाई, मान्यता अपने घर में। मैं एक, पता नहीं अब आपका चैनल है, थोड़ा सा बोल दो, 1 मिनट लूंगा बस। ज्योतिबा फूले वही ज्योतिबा फूले जिनकी किताब महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार पब्लिश कराई हुई है, और मोदी जी सलाम करते हैं, उन्हीं को रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। विदेश में अमेरिका में बुद्ध बुद्ध करते हो, यहाँ के युद्ध कर रहा हूँ उसी बुद्ध के खिलाफ। ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा, तृतीय रत्न। आप विमर्श को यहां से देखिए, मैं कोई भावना आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। तृतीय रत्न नाटक में छोटा सा किस्सा है, एक बहुत गरीब परेशान आदमी चला गया पंडित जी के पास। उसने कहा कि भाई मेरा कुछ नहीं काम कर रहा, बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा तुम्हारी ग्रह दशा देख रहा हूँ, शनि तुम्हारा ठीक नहीं है। तो कहा कि कैसे ठीक होगा, कहा ये हवन करा दो ठीक हो जाएगा। कहा कितना खर्चा आएगा, तो कहा इतना खर्चा आएगा। कहा अरे साहब इतना पैसा तो नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि थोड़ा कम पैसा मैं करवा दूंगा, इतना पैसा दे दो तो हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इतना भी नहीं है। फिर करते करते कहा कि अच्छा इतना पैसा दे दो तो एक मंत्र दे देता हूँ, उसको पढ़ते रहना, जब पैसा हो जाए तो हवन करा लेना। उस आदमी ने खड़े होकर पैंट की जेब निकाल के कहा कि जेब में 1 फुटी कौड़ी नहीं है साहब,
वो पंडित जी नाराज होकर खड़े होकर बोले, जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपने पूरे भारतीय विमर्श को यहां से देखना चाहता हूं, और मैं उन ज्योतिषियों पुजारियों को जो टीवी में बैठकर, और वो एंकर बार बार पूछता था ग्रह दशा बताइए। अरे एंकर महाराज, तुम अपनी ग्रह दशा दिखाओ कि तुमको पत्रकार बनना था, तुम कहां से चारण भाट बन गए। मैं जाते आते, चूंकि वक्त हो गया है, कविता जरूर सुनाऊंगा। ये कविता है गोविंद प्रसाद की, और उनकी पुस्तक है यह तीसरा पहर था, और कविता बहुत प्रसिद्ध, आप लोगों ने सुनी होगी। मैं पूरी कविता पढ़ रहा हूं। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, एक एक कर फिर सभासदों की बारी आई, उबासी किसी ने ली अंगड़ाई, इसने उसने देखा देखी, फिर सबने बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। बहुत अच्छा लक्ष्मण जी। आज का समय नहीं होता तो मेरा मन नहीं था समाप्त करने का। बहुत अच्छा विमर्श हुआ।